गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 23 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और उसके पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं। आप इसको पूरा अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके के सपोर्ट के साथ में और इसी जो पॉजिटिव विचारधारा है उसके साथ में ही स्टार्ट करती हूँ मैं आज की अपनी क्लास को। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास और उसके बाद अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो धीरूभाई अंबानी जी का कथन है कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। यानी कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई लक्ष्य हासिल करना है, कुछ एम सोच रखा है, तो उसके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहिए, उसके बारे में सोचते रहिए और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी विचारधारा के साथ में अपनी क्लास को। आइए बात करते हैं हम फर्स्ट अपनी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में, जो हर साल 23 जुलाई को हम मनाते हैं। इस बार भी हम 23 जुलाई को ही मना रहे हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि कोई भी डे होता है तो उसके पीछे की एक स्टोरी होती है। तो इस डे के पीछे की क्या स्टोरी है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, यानी कि भारत का जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी स्टोरी होगी ये। तो देखिए 23 जुलाई 1927 को जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसके द्वारा बॉम्बे स्टेशन से पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। आप डेट देख रहे हैं ना, 23 जुलाई को 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी के द्वारा, यानी कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसके द्वारा बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का पहली बार प्रसारण किया गया था। तो उस समय इस प्रसारण की वजह से ही रेडियो की महत्ता को पूरे दुनिया के लोगों को बताने के लिए, भारत के लोगों को बताने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि भारत के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे जंगल हैं, कई ऐसे दूर के इलाके हैं जहां पर टीवी की उपलब्धता नहीं हो सकती, मोबाइल की उपलब्धता नहीं हो सकती, लेकिन वहां पर रेडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो बताने के लिए ही हर साल 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। क्लियर? अच्छा देखो, उसके बाद 1930 में भारतीय प्रसारण कंपनी जो है, उस समय ब्रिटिश सरकार थी हमारे देश में, तो ब्रिटिश सरकार के अंडर आ गई, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने उसे अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदल कर रख दिया भारतीय राज्य प्रसारण सेवा। उसके बाद 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय राज्य प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो इसको बना दिया गया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया का जो पब्लिकली एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर जगह कहूँ तो ऑल इंडिया रेडियो का भी है। ओके, क्लियर? देखो, आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है। कहाँ पर होगा? तो भारत में होगा। ठीक है, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान जी को, बॉलीवुड अभिनेता हैं। तो इन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत में होने वाला है। स्टार्ट हो जाएगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलने वाला है ये। 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और भारत का जो सबसे पहला मैच है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है 8 अक्टूबर को। और उसके बाद 15 अक्टूबर को जो मैच है भारत का पाकिस्तान के साथ में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसमें अभी तक कुल 10 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर चुकी हैं। दो टीमों के लिए अभी जिम्बाब्वे में क्या हो रहा है कि जिम्बाब्वे में एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच हो रहा है, जिसमें ये बताया जाएगा, जिसमें जो टीम जीतेगी उसको उसको जो है शामिल किया जाएगा वर्ल्ड कप में। यानी कि कुल टीमें तब हो जाएंगी 12, लेकिन अभी कितनी टीमें सेलेक्टेड हैं? तो 10 टीमें सेलेक्टेड हैं वर्ल्ड कप के लिए। ओके, क्लियर? देखो, शाहरुख खान ने कैंपेन स्टार्ट किया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। उस कैंपेन का नाम क्या है? तो इट टेक्स वन डे। क्या नाम है? इट टेक्स वन डे। तो इस कैंपेन के साथ में ही वर्ल्ड कप 2023 को स्टार्ट कर दिया गया है उनकी आइकॉनिक वॉइस ओवर में। क्लियर? आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो मैच हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? तो जिम्बाब्वे में हो रहा है, जिसमें दो टीमें जीतेंगी और वो दो टीमें भी शामिल हो जाएंगी वर्ल्ड कप के लिए। ओके,
अब हम बात करते हैं आईसीसी के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में, जिसकी स्थापना कब करी गई थी? 1909 में करी गई थी, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में। किसके लिए करी गई थी? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में करी गई थी। 1909 में इसकी स्थापना करी गई थी और उस समय इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। और बाद में यानी कि 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में बात करें तो ये क्रिकेट से रिलेटेड जो भी नियम है, जो भी पॉलिसी है वो बनाती है। जहाँ जहाँ भी टूर्नामेंट कराने हैं वो सारा डिसाइड इसके द्वारा किया जाता है ना। किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी टीम को सजा देनी होती है तो वो सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में के दुबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने बात कर ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। ओके, क्लियर? देखिए, फादर ऑफ एटॉमिक बम किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है। और जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, इनके ऊपर एक मूवी बनकर आ रही है जिसको आप देख पाएंगे। और इस मूवी का नाम क्या है? ओपेनहाइमर इस मूवी का नाम है। और इसको किसने बनाया है? तो क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा ये मूवी बनाई गई है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1904 में न्यूयॉर्क में। और इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था और फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी करी थी जर्मनी के विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से। साथ में ही 1930 का जब दशक आया तो उस समय ही इनको थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में और जो क्वांटम थ्योरीज होती हैं, क्वांटम जो मैकेनिज्म था उसके बारे में और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता चला था। और इसके बाद से जब इन्हें पता चल गया कि किस तरीके से क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके हम परमाणु बम को बना सकते हैं, उसके बाद से 1942 का टाइम था जब पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो उस समय मैनहट्टन परियोजना चलाई गई थी अमेरिका में। इस मैनहट्टन परियोजना के तहत ही इनको एक वैज्ञानिकों की टीम दी गई थी, इंजीनियर्स की एक टीम दी गई थी जिसको ये लीड कर रहे थे। और इनका काम था कि परमाणु हथियार को बनाना, उसको विकसित करना। तो उसमें गोपनीय रूप से ये सारा काम हो रहा था। इसके बाद जब परमाणु बम बन गया तो उसका पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? पहली बार जो परमाणु बम है उसका परीक्षण कब किया गया था? तो इसका परीक्षण किया गया था 1945 में न्यू मैक्सिको में। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं ट्रिनिटी परीक्षण और परिणाम। और इसके बाद से जब इस परमाणु बम का परीक्षण किया गया तो उसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से एक विध्वंसक हथियार तैयार कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरी एक स्टोरी है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिनको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं। क्लियर? अच्छा, युद्ध के बाद जो इनका जीवन था उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष आ गया था, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया था कि ये जो वामपंथी समर्थक हैं उनके साथ मिले हुए हैं या फिर जो कम्युनिस्ट है उनके साथ कोई लिंकअप है। तो इसके बाद से ही इनके करियर में और इनकी जो पर्सनल लाइफ थी दोनों में उथल पुथल मचती है। और यहाँ पर ये ब्रेक देते हैं अपने काम को और फिर से ये एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं। जो नए नए साइंटिस्ट उभर कर आ रहे थे उनको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, उनको भौतिकी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो देते हुए 1967 में इनकी डेथ हो जाती है। हम यहाँ पर पूरी डिटेलिंग के साथ बात कर चुके हैं ओपेनहाइमर जी के बारे में, जिनको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, जिनकी डेथ कब हुई थी? तो 1967 में इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रम सिंघे हैं। याद रखिएगा, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रम सिंघे हैं। ये 2 दिन की यात्रा पर आए थे भारत में 20 जुलाई और 21 जुलाई को। क्यों आए थे, उसके पीछे का रीजन क्या है? ये आए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने, और साथ में ही दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। और साथ में ही श्रीलंका में जो तमिल समुदाय रहता है उसके 200 साल कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, इस उत्सव को मनाने के लिए, इस संबंध को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ये आए थे भारत में। ठीक है,
और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में समझौते हुए हैं कुछ बातों को लेकर, जैसे कि जो मैरीटाइम है, एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, एनर्जी का जो क्षेत्र है, और साथ में पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में बात हुई है। और जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमिकल कंडीशन को ग्रो कराने में, आगे बढ़ाने में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत वहाँ कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका है, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में जो संबंध है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आए थे रानिल विक्रमसिंघे भारत में। ठीक है। अच्छा, देखो कुछ चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होगा भारत के बीच और श्रीलंका के बीच में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो टेक्निकली और जो कॉरपोरेशन है, जो व्यापार है, उसको बढ़ाया जाएगा दोनों, स्पेशली श्रीलंका में। इसके बाद वहाँ पर यूपीआई से जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट किया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यूपीआई जो एक फिनटेक कंपनी है, अभी तक यूएई, फ्रांस और सिंगापुर, ये तीनों देश यूपीआई में ट्रांजैक्शन के लिए मान चुके हैं व्यापार के लिए। ठीक है। और अब श्रीलंका में भी यूपीआई के माध्यम से जो ये फिनटेक कंपनी है वो क्या करेगी, पैसे का लेन देन कर सकती है। तो ये सारे एग्रीमेंट हुए हैं। भारत अपने निवेश को बढ़ा रहा है श्रीलंका में, उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए। तो आई होप कि आपने ये सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी कि क्यों आए थे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत में। ओके। अच्छा, देखिए जैसा कि मैंने बोला कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा दोनों देशों के बीच में। तो इसके लिए तमिलनाडु का जो नागपट्टनम है और श्रीलंका का जो कांके सुंतरई है, उनके बीच में पैसेंजर फेरी सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। कौन सी सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी? तो पैसेंजर फेरी सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत पहले से ही जो पेट्रोलियम के उत्पाद है, प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसको नेपाल को और बांग्लादेश को कैसे दे रहा है? पाइपलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा है। तो भारत का ये भी एम है कि वो श्रीलंका को भी पेट्रोलियम के जो उत्पाद है वो पाइपलाइन के माध्यम से प्रोवाइड करवाए। तो ये दोनों देश मिलकर इस विषय पर काम करेंगे। ओके। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, भारत की 2000 साल पुरानी एक सांस्कृतिक सामुद्रिक विरासत है, उसके बारे में बात की जा रही है। और उस विरासत का नाम है सिले हुए जहाज निर्माण की पद्धति। ठीक है। तो सिले हुए जहाज निर्माण की जो पद्धति है, इसको बचाए रखने के लिए, नई जनरेशन को बताने के लिए भारतीय नौसेना और साथ में ही हमारे देश का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है 18 जुलाई को। अब ये सिले हुए जहाज कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जो लोहे की कील होती है ना, उसका, और साथ में ही जो लकड़ी के तख्त होते हैं, उसका प्रयोग करके जहाज बनाए जाते थे। और ये बहुत पुरानी पद्धति है, 2000 साल पुरानी पद्धति है भारत की। तो इसको बचाए रखने के लिए ही दोनों, ये जो दोनों यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय नौसेना है, दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक टाई अप हुआ है, एक हस्ताक्षर किया गया है, समझौता किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि सांस्कृतिक जो धरोहर है, विरासत है, उसको बचाने के ऊपर, उसको नई जनरेशन के लिए उसको बचाए रखने के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो उसी क्षेत्र में जो सांस्कृतिक सामुद्रिक विरासत है, उसको भी बचाने के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसी के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? देखो, नई पीढ़ी को सांस्कृतिक जो धरोहर है, सांस्कृतिक जो विरासत है समुद्र से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी हो, इसके लिए उसको संरक्षित करने के लिए उसका दस्तावेजीकरण भी किया जा रहा है और उसकी कैटलॉगिंग भी करी जा रही है, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक अपने पास प्रिजर्व करके रख सकें, इस डॉक्यूमेंटेशन और कैटलॉगिंग के माध्यम से, और उसके बारे में जान सकें और समझ सकें। ओके। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने 20 जुलाई को अपने राज्य की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए एक स्कीम लेकर आया गया है इनके द्वारा। अब वो स्कीम कौन सी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्कीम का नाम है
सशक्त महिला ऋण योजना। क्या नाम है? सशक्त महिला ऋण योजना, यानी सशक्त महिला लोन योजना। ये स्कीम लेकर आई गई है और इस स्कीम के तहत मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को क्रेडिट विकल्प दिए जाएंगे 21,000 रुपए के, 51,000 रुपए के और 1,01,000 रुपए के। और जिस पर जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? तो 8.51% का ब्याज का दर डिसाइड किया गया है। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लाया गया है? तो इसलिए लाया गया है ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, उनके आर्थिक महत्व को, उनके आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और अगर कोई महिला अपना बिजनेस करना चाहती है, कोई उद्योग खोलना चाहती है, तो उसकी सहायता की जा सके सशक्त महिला लोन योजना के तहत, है ना, और अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सके। महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प लेकर आई है हिमाचल की गवर्नमेंट, जिस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा 8.51% डिसाइड किया गया है। और जो क्रेडिट लोन के ऑप्शंस हैं वो 21,000, 51,000 और 1,01,000 रुपए के हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का मैप आप देखोगे तो बिल्कुल नॉर्थ में आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। ओके, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था एज अ स्टेट? तो इसका फॉर्मेशन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और गर्मियों के टाइम में इसकी राजधानी शिमला होती है और ठंडियों के टाइम में इसकी राजधानी धर्मशाला होती है। यहाँ पर आपको पूरे टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी मिलेगी? 12 मिलेगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और साथ में राज्यसभा के लिए 3 सीटें यहाँ से जाती हैं और लोकसभा के लिए 4 सीटें यहाँ से जाती हैं। यहाँ का जो राज्य का पक्षी है वो कौन है? तो पश्चिमी ट्रैगोपैन है। मछली गोल्डन महासीर है और फूल यहाँ पर गुलाबी रोडोडेंड्रोन है और स्तनपाई हिम तेंदुआ है और पेड़ यहाँ पर देवदार है। ओके, क्लियर? आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ आपसे, हमारे देश के जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा 75 ओडीएफ प्लस 75 ओडीएफ प्लस की जो प्रथाएं हैं, है ना, उससे रिलेटेड एक संकलन लॉन्च किया गया है, संकलन जारी किया गया है। उसका नाम क्या है? तो स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया। स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया नाम से 75 ओडीएफ जो प्लस है, ओडीएफ प्लस है, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस की ये एक बुक कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या करा गया है? तो देखो, इसको नाम से ही जैसा कि समझ में आ रहा है कि स्वच्छता से रिलेटेड जानकारियों को साझा करने के लिए भारत के जो राज्य या भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर वो स्वच्छता से रिलेटेड कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उनको प्रदर्शित करने के लिए, तो इसमें पूरे भारत के जितने भी स्टेट और यूटी हैं उसमें से 75 को सेलेक्ट किया गया है और इस 75 को स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया, इस बुक में ये सारा संकलित करके पेश किया गया है ताकि पूरे भारत के लोग इसको पढ़ सकें, जान सकें। कहानियों के रूप में दिखाया गया है, अच्छी आदतों के रूप में प्रेजेंट किया गया है ना, और जिसे समझ सकें और उसको अपना सकें, जो स्वच्छता से रिलेटेड क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको। क्लियर? और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही जो ग्रामीण इलाके हैं उसको किस तरीके से स्वच्छ बनाया जा सकता है, उसके ऊपर भी इस बुक में लिखा गया है। यानी जो ये 75 ओडीएफ प्लस की बेस्ट प्रैक्टिसेस की बुक है, इसमें आपको वो सारी बातें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? देखिए, इसमें जो स्टोरीज कलेक्ट की गई हैं, जो इसमें स्टोरीज रखी गई हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है? उन स्टोरीज को जगह दी गई है जिसमें नए विचार शामिल हो, यानी नवाचार हो, कुछ नई सोच हो। बाधाओं पर काबू पाना, इसका मतलब ये है कि अगर कोई परेशानी आती है तो उस पर किस तरीके से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको अपने काबू में कर सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने वाली अगर कोई बात है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर जिला है, वहाँ पर वॉश वाणी के नाम से एक पत्रिका निकाली गई, लोगों के अंदर स्वच्छता के विषय में जानकारी देने के लिए, स्वच्छता के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। और विशेष अभियान भी चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है? तो जैसे गुजरात में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम से, यानी स्वच्छ तट और सुरक्षित सागर नाम से एक अभियान चलाया गया है गुजरात में।
तो इस तरीके के अभियानों को शामिल किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है इन स्टोरीज का, वो क्या है, तो इनोवेशन है, इसके अलावा ओवरकमिंग है, रीजनिंग, अवेयरनेस ही नहीं, अवेयरनेस फैलाया जाए, और स्पेशल कैंपेन है, यानी कि किस तरीके से किसी अभियान के माध्यम से हम स्वच्छता से रिलेटेड जो जानकारी है वो फैला रहे हैं अपने एरिया में, अपने आसपास के एरिया में जहां पर हम रह रहे हैं। तो इन सारी बातों को इसमें संकलित किया गया है। इसमें स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स फ्रॉम इंडिया, जिसमें 75 ओडीएफ प्लस की जो सर्वोत्तम कहानियां हैं उसको शामिल किया गया है। क्लियर? आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलूंगी नए विचारों के साथ, नई क्लास के साथ में और नए न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर। खूब सारे प्यार के साथ में मैं कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, अपना निरंतर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी को जीते रहिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।